हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल क्लब एसएससी जेई में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम हम लोगों ने पेपर 2 से रिलेटेड लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने जनरेशन, कंपोजिशन और हीट वैल्यू से रिलेटेड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का टॉपिक कवर किया था। और एक चीज़ मैं और आपको ये बता दूं, तो आप लोग बिल्कुल भी ये परेशान मत होइए कि सर लेक्चर नहीं ले रहा, क्या एक दिन 2 दिन हो गया। तो मैंने अगर प्रॉमिस किया है कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा, तो श्योरिटी के साथ करूंगा, उसमें कोई दो राह नहीं है। चीज़ें इसलिए लेट हो रही हैं क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक आए जा रहे हैं जिनका सॉलिड वेस्ट से कोई रिलेशन नहीं है, बट उसमें अगर टॉपिक दिया है तो कैसे हम उसको इंटर रिलेट करेंगे, उस बेसिस पे थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है चीज़ों को ऐड करना, और किससे रिलेटेड कौन सी इमेज हमें ज़्यादा एक्सप्लेन कर पा रही है उस चीज़ को, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। बट आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, मैंने प्रॉमिस किया है आपका लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो पूरा का पूरा पेपर 2 का टॉपिक है, जिसमें हमारे दो टॉपिक आते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, वो मैं आपको क्लियर करूंगा, डोंट वरी। और रही बात पेपर फर्स्ट की, तो पेपर फर्स्ट में थोड़ा कन्फ्यूजन ये क्रिएट हो रहा था कि काफ़ी बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं और काफ़ी बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि डाटा कुछ इस प्रकार हो जाता है कि हिंदी इंग्लिश में बड़ा ही कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बोथ लैंग्वेज में ही टॉपिक प्रोवाइड करूँ, और मेरे हिसाब से हमें ये बेटर रहेगा कि जिसमें हम लोग हिंदी से पूरा टॉपिक क्लियर करें, टाइपिंग ना करके हम सीधे सीधे फ़ोटो ऐड करेंगे, और फोटो ऐड करने के बाद उसमें हम सीधे स्टार्ट करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, पढ़ते जाएंगे, पॉइंट को कैरी करते जाएंगे इंपॉर्टेंट। इसी तरह इंग्लिश में ही क्वेश्चन कर लेंगे हिंदी, तो हो जाएगा, उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है। और साथ ही साथ चूजी आज का हमारा जो ये टॉपिक है, इन टॉपिक के बाद आपका जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो आपका यूनिट 2 है वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। और कल चलिए पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में हम लोग इस सब टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, नहीं तो सर कहेंगे कि लीजिए सर स्टार्टिंग में ही शुरू हो गया। चलिए, तो सबसे पहले कवर करते हैं आज के जो 3 टॉपिक हैं, थोड़ा रिव्यू दिखाता हूँ मैं अपने। आज बल्क डेंसिटी है, बल्क डेंसिटी के बाद रिकवरी रेट कैसे करते हैं, रिकवरी के बाद ये सब चीज़ें, तो बड़े ही आराम से और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आज थोड़ा हिंदी ऐड करना थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, नहीं हो पाया है, तो जो भी हिंदी मीडियम से पढ़ना चाह रहे होंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उनको हिंदी में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, सो डोंट वरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बल्क डेंसिटी एंड मटेरियल डेंसिटी क्या होती है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे बल्क डेंसिटी। लास्ट टॉपिक में भी मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। तो बल्क डेंसिटी इज अ डिफाइंड एज द ड्राई वेट ऑफ वेस्ट पर यूनिट वैल्यूम। ड्राई वेस्ट पर यूनिट वैल्यू मीन्स उसके कहने का क्या है कि सर जो वेट होता है, जो वेट होता है उसमें वैल्यूम से अगर डिवाइड करते हैं, देखो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फॉर्मूला, क्या होता है, ड्राई वेट पर यूनिट वैल्यू, मतलब वेट अपॉन वैल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है, ठीक है। और जब बल्क है तो बल्क लगा दिया, तो बल्क डेंसिटी मतलब किसका, वेट वेट ऑफ सॉर वेस्ट है पर यूनिट वैल्यू, ठीक। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, बल्क डेंसिटी इज कंसीडर बोथ द लिक्विड बोथ द सॉलिड्स एंड द पोर स्पेसेस। अब देखो बेटा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे ये जो टर्म्स दिया गया पोर स्पेसेस, तो पोर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने मान लिया कि ये कोई आपकी सॉइल है या कोई सॉलिड वेस्ट है, मान लिया इस तरह आपने सॉलिड वेस्ट ऐड कर रखा है, ये चीज अगर मैं इसमें बात करूं कि इसमें पोर्स क्या होंगे, एक मिनट, अगर मैं इसमें बात करूं पोर्स क्या होंगे, तो ये खाली जगह है आपको दिख रही, जहां मैं थोड़ा थोड़ा कलर अप कर रहा हूँ, तो ये जो जगह होती है खाली जगह, जो मैं ब्लू से कलर अप कर रहा हूँ, ये कहलाते हैं आपके पोर्स। तो उसके कहने का मतलब है कि जब आप डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे, जब आप डेंसिटी को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे या कंसीडर करेंगे, तो आप सर क्या करेंगे, सॉलिड को भी काउंट करेंगे और पोर स्पेस को भी काउंट करेंगे। मीन्स इनके कहने का मतलब ये है कि जब आप यूज करेंगे तब आप ये सब चीजें लेंगे काउंट। तो मैं अगर यहाँ पे ऐसे साइडेड कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैंने ना क्या किया, सॉलिड भी कंसीडर कर लिया, साथ ही साथ पोर स्पेसेस। उसके बाद इस फाइनल का मैं क्या निकालूंगा, इस फाइनल ऑब्जेक्ट का मैं क्या निकालूंगा, बल्क डेंसिटी निकालूंगा, क्या निकालूंगा, बल्क डेंसिटी में फाइंड आउट करूंगा, ठीक। तो वो यही कह रहा है कि बल्क डेंसिटी हमें कैसे फाइंड आउट करनी है, जिसमें हमें बोथ प्लेसेस हों, मतलब सॉलिड भी कंसीडर हो, पोर्ट पे स्पेस भी हो। वेयर है द पार्टिकल डेंसिटी कैसे कंसीडर करेंगे, तो पार्टिकल डेंसिटी क्या कह रहा है, पार्टिकल डेंसिटी इज कंसीडर ओनली द मटेरियल सॉरी मिनरल सॉलिड्स। तो जो आपका जो पार्टिकल डेंसिटी कंसीडर किया जाता है वो मिनरल सॉलिड्स में, कॉमा वेस्ट बल्क डेंसिटी
आल्सो डिपेंड्स ऑन द मॉइस्चर कंटेंट। मतलब देखिए बेटा, आप फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करना चाहता हूँ स्टार्टिंग से। जो आपकी बल्क डेंसिटी होती है वो क्या होगा, सॉलिड एंड पोरस से कनेक्ट की जाती है। जो पार्टिकल डेंसिटी होती है वो ओनली एंड ओनली कंसीडर की जाती है मिनरल सॉलिड्स के लिए। और उसके बाद जो वेस्ट बल्क डेंसिटी होती है वो आल्सो डिपेंड अपॉन होता है जो मॉइस्चर कंटेंट, कंपोजिशन है, रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है कि सर जो हमारा एक मिनट में कलर चेंज करना चाहूँगा। कलर थोड़ा डार्क रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं थोड़ा डार्क कलर ले लेता हूँ रेड में। ओके, चलिए। ओके, चलिए। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बल्क डेंसिटी है इसे, इसमें क्या कार्य करेंगे हम लोग, सॉलिड करेंगे, पोर स्पेसेस कंसीडर करते हैं। जो पार्टिकल डेंसिटी होती है उसमें हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, उसमें हम लोग मिनरल सॉलिड का कंसीडर करते हैं। उसके बाद जो बल्क डेंसिटी यूनिट वेट होता है उसमें हमारा मॉइस्चर कंटेंट कंसीडर होता है, कंपोजिशन, रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन और म्यूनिसिपल वेस्ट। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया रिलेटिव टू सॉलिड वेस्ट, वो हमारा कौन सा डेंसिटी हो गया, वेस्ट बल्क डेंसिटी। ठीक है, ये चीज़ आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ये। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट आपसे कह रहा है कि जो बल्क डेंसिटी इज द कंपोस्ट इज डिफाइंड एट इट्स वेस्ट पर यूनिट वॉल्यूम। से हो रहा कि वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता ही है। द पार्टिकल डेंसिटी कंपोस्ट इज डिफाइंड एट इट्स वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कंपोस्ट। क्या कह रहा है, तो जो हमारा सॉलिड कंपोस्ट होता है क्या कहलाता है, वही चीज आपको रिपीट कर दी गई, डेंसिटी ऑफ कंपोस्ट इज डिफाइंड एट इट्स वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, राइट। फॉर एस्टिमेटिंग द बल्क डेंसिटी, अब बल्क डेंसिटी को एस्टिमेट कैसे किया जाएगा उसके लिए देख लीजिए। तो जो आपका बल्क डेंसिटी एस्टिमेट किया जाएगा म्युनिसिपल किस पे, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंपोस्ट, द कंपोस्ट सैंपल शुड बी ड्राइड एट हॉट एयर। तो देखिए जब भी हम लोग बल्क डेंसिटी कंसीडर करेंगे, क्या करेंगे, जब भी हम लोग बल्क डेंसिटी कंसीडर करेंगे, तो जब कंसीडर करेंगे हम बल्क डेंसिटी तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो वो कंपोस्ट होगा उस कंपोस्ट सैंपल को क्या कर देंगे, ड्राई करेंगे, सुखाएंगे हॉट एयर में, गर्म हवा में, जो का जिसका जो तापमान होगा, जो उसका टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 70 डिग्री सेल्सियस होगा। और साथ ही साथ जो उसका टाइमिंग कंज्यूमिंग होगा वो आपका 24 आवर होगा। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी हम लोग बल्क डेंसिटी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की कंसीडर करते हैं, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की जब भी हम बल्क डेंसिटी कंसीडर करेंगे तो सर उसमें टेम्परेचर कितना रखेंगे, तो उसमें 70 डिग्री सेल्सियस रखेंगे और टाइम कितना लगाएंगे हम लोग, 24 आवर लगाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा था रेंज ऑफ डेंसिटी ऑफ एस, जो आपकी राख बचती है प्रोड्यूस फ्रॉम द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज। तो बेटा आपको ये याद रखना कि वो जो होता है वो रेंज क्या होती है आपकी, वो 700 टू कितनी होती है, 850 केजी पर मीटर क्यूब होती है। कितनी होती है बेटा, केजी पर मीटर क्यूब। 700 टू 850, मान लीजिए आपके ऑप्शन आए, आपके ऑप्शन में 800 दिए तो वो राइट होगा, मीन आपने 750 दिए तो वो भी आपका राइट होगा। मीन्स इसके रेंज के बीच में आनी चाहिए सेम। अगर 700 भी आया जा रहा तो भी सही होगा, अगर 850 भी आया जा रहा तो भी वो राइट होगा। ओके, क्लियर हो गया। अगला पॉइंट चलते हैं। देखिए अब बल्क डेंसिटी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं जो डिपेंड करते हैं अलग अलग कंडीशंस में। तो पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि सर द बल्क डेंसिटी इज द, पहले क्या होता है, मास ऑफ ड्राई सॉइल। देखो बेटा यहाँ पे सॉइल इसलिए ले लिया, आप सॉइल की जगह आप ये मान के चलिए कि ये सॉइल नहीं है, यहाँ पे सॉलिड वेस्ट है। क्योंकि मोस्टली जो फॉर्मूले बेटा यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुए हैं वो ज़्यादातर सॉइल के ही हैं। क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टी, जितने भी टॉपिक अभी यूनिट के जो हम कराने जा रहे हैं वो सॉइल से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप ये समझिएगा कि ये सॉइल नहीं है, ये सॉलिड वेस्ट है। क्योंकि जब हम सॉलिड वेस्ट को कंपैक्ट कर देते हैं तो वो इतना हार्ड और इतना वो हो जाता है कि जैसे हम सॉइल की तरह उसे यूज कर सकते हैं। तो सॉइल की तरह मतलब ऐसा नहीं कि उसमें हमने पेड़ उगाने लगे, सॉइल की तरह मतलब उसकी प्रॉपर्टियां कुछ वैलिड करती हैं जो उसमें यूज होती हैं। ठीक, तो पहला फॉर्मूला आपका बन जाता है मास ऑफ ड्राई सॉइल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो मास होगा ड्राई सॉइल का, जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, तो हम इसमें क्या यूज करेंगे सर, यहाँ पे हम लिखेंगे मास ऑफ ड्राई सॉलिड सॉलिड वेस्ट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वेस्ट। क्लियर हो गया। अगर पोरोसिटी की बात की जाए तो पोरोसिटी मैं आपको अभी कंफर्म करूंगा पोरोसिटी क्या होता है। तो देखिए ये क्या होता है, बल्क डेंसिटी अपॉन पार्टिकल डेंसिटी। क्या होता है पोरोसिटी के लिए, जो आपका बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, बल्क डेंसिटी बाय पार्टिकल डेंसिटी फॉर पोरोसिटी। पोरोसिटी आपके पोर से निकल के आती है कि मतलब जो आप, जैसे आपको मैं बता दूं कि जैसे मैंने आप कोई सॉइल सैंपल या कोई सॉलिड वेस्ट का सैंपल ले लिया है ऐसे,
और इसमें ये जो आपको मैंने बताया था कि जो बीच में छोटी छोटी जो जगह बची रहती है, इसमें जो पोर हो जाती है, जो पोर की डेंसिटी होती है वो दैट इज कॉल्ड द पोरोसिटी। इसे नीटा से शो करते हैं और इसका एक फॉर्मूला भी होता है पोरोसिटी का, ठीक है, एन अपॉन डब्ल्यू या वी अपॉन डब्ल्यू होता है इसका कुछ फॉर्मूला, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आपको कोई रिलेशन नहीं रखना, बस आपको ये सिंपल फॉर्म में यूज याद रखना कि हाँ कुछ ऐसा होता है। उसका लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ द पोर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ये होता है वाइड रेशियो। क्या होता था पोरोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या बना आपका, देखिए पोरोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या बना आपका यहाँ पे, ये पोरोसिटी के लिए तो आप ऐसे लिख सकते हो पोरोसिटी इज इक्वल टू बल्क डेंसिटी, मतलब देखो बल्क डेंसिटी को गामा बी से शो करते हैं, गामा बी डिवाइडेड बाय पार्टिकल डेंसिटी, मतलब पार्टिकल डेंसिटी आप गामा पी लिख सकते हैं। तो ये आपका पोरोसिटी का फॉर्मूला हो गया, यहाँ से आप पोरोसिटी निकाल सकते हैं। जब वाइड रेशियो की बात करते हैं, वाइड रेशियो को ई से शो करते हैं बेटा, स्मॉल ई से। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं रिलेटिव, मगर यहाँ कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द पोर्स, तो वॉल्यूम ऑफ द पोर्स ले लिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वाइड रेशियो निकाले। वाइड रेशियो होता है जो वाइड आपके बच जाते हैं, जहाँ पे पोर्स होते हैं उनका रेशियो निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मटेरियल डेंसिटी। मटेरियल डेंसिटी क्या होती है, देखो पहला टॉपिक बल्क डेंसिटी था, आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई भी अगर डाउट रह जाते हैं तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बेटा, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। मैं मोस्टली बच्चों का जो कमेंट आ जाता है, रेयर होगा कि एक दो के कमेंट जो मैं क्लियर नहीं कर पाता हूँ, मगर मैं मोस्टली सभी के कमेंट रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। उसका नेक्स्ट टॉपिक है आपका मटेरियल डेंसिटी। यहाँ पे हाइडिंग थोड़ा हाइडिंग नहीं हो पाई, मटेरियल डेंसिटी। चलिए इसे देख लेते हैं क्या कह रहा है मटेरियल डेंसिटी में। तो मटेरियल डेंसिटी मोर ऑफन रेफर टू सिंपली एज डेंसिटी इज अ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। मटेरियल डेंसिटी कुछ नहीं है, एक प्रकार का क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है ऑफ द अमाउंट ऑफ मास कंटेन, जो कि आपका मास कंटेन करता है पर यूनिट वैल्यूम। एक यूनिट वैल्यूम में जितना मास कंसीडर होता है उसको जो हम अमाउंट में एक्सप्रेस करते हैं या क्वांटिटी के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, वही हमारी क्या कहलाती है, मटेरियल डेंसिटी। आई होप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि सर एक यूनिट वैल्यूम में जितना भी मास ऑफ अमाउंट कंसीडर कर लिया जाता है तो उसकी क्वांटिटी जो कहलाएगी इन फॉर्म ऑफ डेंसिटी इज कॉल्ड द मटेरियल डेंसिटी। द स्टैंडर्ड यूनिट इज द किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी होता है, और न्यूटन पर मीटर क्यूब नहीं होता, उसमें चेंज करना पड़ता है। किलोग्राम पर मीटर क्यूब या केजी मीटर सेंटीमीटर, ये देखो आपको दो फॉर्मेट में देगा। देखो पहला फॉर्मेट, या तो आपसे ऑप्शन में केजी पर मीटर क्यूब दिया होगा, इस तरह लिख सकते हैं, या आप केजी, ये सब बच्चे जानते हैं केजी या मीटर की पावर -3 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मटेरियल डेंसिटी कुछ नहीं है, जो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं मास कंटेंट पर यूनिट वैल्यूम, दैट इज कॉल्ड द मटेरियल डेंसिटी। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद एक पॉइंट और है, द एवरेज डेंसिटी ऑफ एमएसडब्ल्यू का मतलब होता है बेटा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। एमएसडब्ल्यू का मतलब होता है म्युनिसिपल सॉलिड एंड डब्ल्यू का मतलब वेस्ट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ओके। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 311.73 केजी पर मीटर क्यूब। आप याद रखेंगे बेटा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आपको लर्न रखना है कि सर जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की एवरेज डेंसिटी होती है वो 311.73 केजी पर मीटर क्यूब होती है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चलिए थोड़ा फिगर में चलते हैं। कुछ डाटा मैंने कलेक्ट किया है, आई होप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो क्या है, द टिपिकल डेंसिटीज ऑफ सॉलिड वेस्ट कंपोनेंट एंड मिक्सचर। चलिए इसको देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले लिखा फूड वेस्ट, ओके। फूड वेस्ट की जो डेंसिटी का रेंज है वो 120 टू 480 लिया जाता है। और जनरली जो टिपिकल वैल्यू होती है बेटा, देखो टिपिकल वैल्यू आपसे ना एग्जाम में रेंज नहीं पूछेगा, आपसे ये ज्यादा से ज्यादा टिपिकल वैल्यू पूछ लेगा। टिपिकल वैल्यू एक ऐसी वैल्यू जो एवरेज वैल्यू होती है, जो ज्यादातर कंसीडर ही की जाती है। तो फूड वेस्ट का क्या होता है 290 केजी पर मीटर क्यूब। पेपर से जो सॉलिड वेस्ट निकलता है उसकी डेंसिटी 85 होती है, लेदर वाले से होगा 160, ग्लास से होगा आपका 195, फेरस मेटल से होगा 320, अनकम्पैक्ट म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से 130, कंपैक्टेटर ट्रक से क्या होगा 300, नॉर्मली कंपैक्टेड लैंडफिल से होगा 475 और वेल कंपैक्टेड लैंडफिल से होगा 600, ठीक है। अब बात फंसती है कि सर इसमें लर्न कौन सा करें, तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट, जैसे फूड वाला इंपॉर्टेंट है,
पेपर वाला इंपॉर्टेंट है, लेदर वाला इंपॉर्टेंट है, ग्लास वाला इंपॉर्टेंट है, और आपका फेरस मेटल। उसके बाद अगर आप ये लर्न करना चाह रहे हैं तो एक वेल कंपैक्टेड लैंडफिल का याद रखेंगे, बस इससे ज़्यादा और कोई जरूरी नहीं, मगर फिर भी अगर आप एक बार रिमाइंड कर लेंगे, देख लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक डाटा है जिसे आपको कॉपी में लिख लेना है, लर्न कर लेना है और राइट कर लेना है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप ऑफ रिकवरी। कितने प्रकार से हम रिकवरी कर सकते हैं, तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन आपने पढ़ा होगा, बाय रिसाइक्लेशन, ठीक है, रिसाइकलिंग करके। तो पहले पढ़ लेते हैं रिकवरी का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है रिकवरी का। तो कह रहा है रिकवरी टेक्निक्स, यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है, रिकवरी टेक्निक कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप। कह रहा है कि जो रिकवरी होती है वो हम लोग टू मेन ग्रुप में कंसीडर करते हैं। पहला क्या कह रहा है, अ वेस्ट टू एनर्जी। पहला होता है कि वेस्ट से एनर्जी बनाएं, तो वो कहलाता है आपका वेस्ट रिकवरी। जब भी हम वेस्ट टू एनर्जी मतलब वेस्ट से एनर्जी बनाते हैं, वो हमारा कहलाता है वेस्ट रिकवरी, ठीक है। एंड टेक्निक एंड द सेकेंड टेक्निक क्या कह रहा है, और जब हम वेस्ट से क्या बना दें, देखिए बेटा बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे कि सेकेंड टेक्निक कह रहा है जब वेस्ट से मटेरियल बना, मतलब वेस्ट से कोई रिसाइकिल करके फिर से कोई नई चीज बना दे, तो डेट इज कॉल्ड द मटेरियल रिकवरी। तो हमारे पास दो रिकवरी आ गई, पहला वेस्ट रिकवरी कहलाता है, दूसरा मटेरियल रिकवरी। आप ये समझ लीजिए ये डाटा आपको कहीं भी नहीं उस तरह मिल सकता, ये बहुत ही एक एक लाइन जोड़ के बनाई गई है, इसलिए थोड़ा मुझे टाइम लग गया है। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं जो चीज़ दूंगा वो बस सिलेबस होगा और कुछ नहीं, आलतू फालतू की चीज़ें होंगी, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा वही चीज़ आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, अब वेस्ट टू एनर्जी। आप लोग याद रखेंगे कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वेस्ट रिकवरी क्या होती है, तो दिए होगा एनर्जी टू वेस्ट, वेस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू एनर्जी, कि नन ऑफ दी। तो आप आंसर क्या मारेंगे, वेस्ट टू एनर्जी। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि मटेरियल रिकवरी क्या होती है, तो मटेरियल रिकवरी में आप लिखेंगे वेस्ट टू मटेरियल, वेस्ट टू एनर्जी, एनर्जी टू वेस्ट। तो ऐसे करके चार ऑप्शन दे देगा, तो आपको बस दो ऑप्शन में क्लिक करना है, जिसमें से पहला ऑप्शन वेस्ट रिकवरी में वेस्ट टू एनर्जी, जब हम वेस्ट से एनर्जी फॉर्म करते हैं, ठीक है, जैसे जला उला दिए उससे एनर्जी, या वेस्ट से हम मान लीजिए आपने रिसाइकिल किया, कोई आपने नए प्रोडक्ट बना दिया, तो वेस्ट टू मटेरियल, तो ये आपके मटेरियल रिकवरी टेक्निक हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर ऑर्गेनिक वेस्ट कैन बी यूज टू रिकवर द एनर्जी अकॉर्डिंग टू वेस्ट टू एनर्जी रिकवरी टेक्निक। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अच्छा ये बताओ कि ऑर्गेनिक वेस्ट किस में आएगा, तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर बताएंगे कि सर जो ऑर्गेनिक वेस्ट आएगा, ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो किस में आएगा, वो आएगा वेस्ट टू एनर्जी रिकवरी टेक्निक में। किस में आएगा, वेस्ट टू एनर्जी रिकवरी टेक्निक में। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सर ऑर्गेनिक वेस्ट कैन बी यूज टू रिकवर द एनर्जी अकॉर्डिंग टू अ वेस्ट टू एनर्जी रिकवरी टेक्निक। क्लियर हो गया, आई होप इसको ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब देखिए इसका जो बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया ना, रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग इज द रिकवरी एंड रीयूज ऑफ मटेरियल फ्रॉम वेस्टेज। मतलब रिसाइकलिंग एक प्रकार की रिकवरी है एंड रीयूज ऑफ मटेरियल फ्रॉम वेस्ट, जो मटेरियल फ्रॉम वेस्ट से मिलता है उसका यूज करके, कॉमा। सॉलिड वेस्ट रिसाइकलिंग रिफर्स टू द रीयूज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम विच, गुड्स माने प्रोडक्ट, फ्रॉम विच रिसोर्सेज सच एज, कैसे, जैसे स्टील हो गया बेटा आपका, कॉपर हो गया, प्लास्टिक्स हो गए, डेट कैन बी रिकवर्ड, जो रिकवर्ड हो सके। तो मतलब यहाँ पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक की बात कर रहा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा कि थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं जैसे हीट करने के बाद वो क्या हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में हो जाती है, उसे हम दोबारा किसी और उसमें चेंज कर लेते हैं। मगर जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है उसे अगर एक बार आप हीट कर दोगे तो वो और हार्ड हो जाती है लिक्विड होने के बजाय। ओके, तो वही चीज कह रहा है कि यहाँ पे कि जो आपका वेस्ट सॉलिड वेस्ट रिसाइकलिंग रिफर करता है, वो क्या करता है, रीयूज करता है, रिफर करता है। तो मैन्युफैक्चर गुड्स, उस गुड्स में क्या आ सकते हैं बेटा, स्टील हो गया, कॉपर हो गया, प्लास्टिक हो गया और अदर मटेरियल हो गया, दैट कैन बी रीयूज। ओके, आई होप ये दिस पॉइंट इज आल्सो बी क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द रीजन व्हाई द रिसाइकलिंग इज सो इंपॉर्टेंट इज दैट टू प्रिवेंट द पॉल्यूशन। बिल्कुल सही कह रहा है, अगर आपका वेस्ट रिसाइकिल हो जाएगा तो आपका पोल्यूशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिड्यूस टू नीड द हार्वेस्ट द न्यू रॉ मटेरियल, और हमें नए मटेरियल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब हम दोबारा उसी को रीयूज कर लेंगे, जिससे क्या होगा, एनर्जी भी सेव होगी। रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन भी कम होगा, क्योंकि जब हम नई चीज़ें बनाएंगे नहीं तो ग्रीन हाउस गैसेज इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेज आपके प्रोड्यूस ही नहीं होंगी।
जिससे हमारी मनी भी बचेगी, सेव मनी भी बनेगी, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट, जिससे हमारा क्या होगा, वेस्ट भी कम हो जाएगा। उसके साथ ही साथ डेट द एंड ऑफ द लैंड फिल अलाउ टू प्रोडक्ट टू बी यूज देयर फुलेस्ट एक्सटेंट। तो क्या होगा, जिससे क्या होगा कि हमें लैंड फिल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब जो वेस्ट हम लैंड फिल करते हैं वो भी बहुत कम हो जाएगा। अलाउ द प्रोडक्ट टू बी यूज देयर फुलेस्ट एक्सटेंट, और हम जो प्रोडक्ट अलाउ करेंगे उसे फुल फॉर्म में हम लोग यूज कर पाएंगे। तो देखिए कितना बड़ा महत्व है आपके रिसाइकलिंग का। ठीक है, जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इसी मेथड को यूज करके अपने न जाने कितना टन वेस्ट को रिसाइकिल करके अपने यहाँ का पॉल्यूशन कंट्रोल कर रहे हैं, इन्वायरमेंट भी कंट्रोल कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ों में अपना वो वर्क कर रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि हमारे भारत से मोस्ट ऑफ द टन या तो वेस्ट इंपोर्ट, आपको ये पता होना चाहिए कि ये वेस्ट भी हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहता है। मतलब अमेरिका से मान लो एक्सपोर्ट होकर हमारे इंडिया में आया वेस्ट, हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट होकर कहीं और गया, तो ये वेस्ट भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जिसका बहुत बड़ा महत्व है। तो ये टॉपिक आपको, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए इससे रिलेटेड एक फिगर ऐड किया जो समझने के लिए आपके है। देखिए ये रिसाइकलिंग का साइन होता है, आप लोग याद रखेंगे। देखो बेटा, एक लेक्चर मैं लास्ट में रखूंगा जिसमें साइन ही साइन रहेंगे कि ये साइन किसका होता है, ये साइन किसका होता है, तो उस पर रखेंगे। चलिए अगर यहाँ बात की जाए तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 3 एरो दे रहा है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड में ये होगा और थर्ड में आपका ये होगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ। फर्स्ट में कह रहा है कलेक्शन करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे रिसाइकलेबल मटेरियल बाय म्यूनसिपैलिटीज एंड बिजनेस। जो बिजनेसेस और म्यूनसिपैलिटी सॉलिड वेस्ट से जो आएगा उसे क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, रिसाइकिल करेंगे, प्रोसेस करेंगे। फिर क्या करेंगे, यूज ऑफ रिसाइकलेबल बाय इंडस्ट्री टू मैन्युफैक्चर द न्यू प्रोडक्ट, और फिर उसे इंडस्ट्री में बेच के जो रिसाइकेबल प्रोडक्ट होगा उसे नए प्रोडक्ट में चेंज करेंगे। जब नया प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा तो नए प्रोडक्ट को क्या करेंगे, कंज्यूमर को देंगे। पर्पज ऑफ द प्रोडक्ट एंड मेड फ्रॉम द रिसाइकिल मटेरियल, जो पर्पज के लिए यूज हो रहा है, जिस पर्पज के लिए यूज हो रहा है कंज्यूमर को, टू मेड फ्रॉम द रिसाइकिल मटेरियल। तो रिसाइकिल मटेरियल को जिस पर्पज के लिए हमें यूज करना है, जो पर्पज ज़्यादातर कंज्यूमर लेना चाहता है, उसी पर्पज में हम उसे क्या करेंगे, रिसाइकिल कर देंगे। ये चीज़ फिर रिसाइकिल होके फिर यहाँ पहुँच जाएगी, फिर हम वही करेंगे, यूज करेंगे, फिर म्यूनसिपलिटीज में आएगा, फिर वैसे रिसाइकिल करते, इस तरह में क्या होता है, एक ये सर्किल बन जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस। चलिए ये आई होप आपको ये क्लियर हो गया। ये फिगर आप थोड़ा समझने के लिए बस ऐड किया आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। यहाँ पे थोड़ा मैंने ये एक्स्ट्रा टर्म ऐड किया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लग रहा था, क्योंकि ये रिलेट कर रहा था आपकी रिकवरी से। तो देखिए क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग द एनर्जी, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग द एनर्जी स्टोर्ड इन वेस्ट सो डैट, ताकि इट कैन बी यूटिलाइज, हम उसे यूज कर सकें आइदर डायरेक्टली, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, टू जनरेट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और बायोफ्यूल्स। मतलब 3 चीज़ों पे इसने ध्यान दिया। तो सर अगर हम एनर्जी रिलीज स्टोर करके वेस्ट को क्या यूटिलाइज कर लें, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, क्या जनरेट करने के लिए, या तो हीट जनरेट करने के लिए, या तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, या बायोफ्यूल्स जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो अब बात करती कैसे करेंगे, तो इसके लिए आ जाता है एनर्जी रिकवरी। एनर्जी रिकवरी क्या होता है जरा समझेंगे। एनर्जी रिकवरी इज द प्रोसेस बाय व्हिच द सॉलिड वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू फीड स्टॉक मटेरियल, या उसी को कह सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब सर कि एनर्जी रिकवरी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम सॉलिड वेस्ट को एक रिन्यूएबल एनर्जी मटेरियल में चेंज कर सकें, जिससे क्या हो, हमें एक एनर्जी रिलीज हो, उस एनर्जी को हम क्या करें, स्टोर कर सकें और यूटिलाइज कर सकें। किस फॉर्म में, टू जनरेट द हीट, या हम इलेक्ट्रिसिटी या उससे बायोफ्यूल्स बना सकें। ये सब चीज़ें अगर हम उससे जनरेट कर पा रहे हैं तो डैट इज कॉल्ड द एनर्जी रिकवरी। वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, एनर्जी रिकवरी कहलाएगी। चलिए ये टॉपिक हो गया। उसके बाद आता है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी और इंक्लूड्स। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी में कौन कौन सी, देखो लास्ट 2 टॉपिक बचे, उसके बाद आपकी ये यूनिट फिनिश हो जानी है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ इंक्लूड्स के अंतर्गत सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत क्या आती है, तो मेन पॉइंट जो मैंने मैकेनिकल में ऐड किया, जिसमें से फर्स्ट स्टिफनेस होता है बेटा, दूसरा कंप्रेसिबिलिटी आता है, तीसरा शियर स्ट्रेंथ, और चौथा इंटरफेस प्रॉपर्टी। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मेन आपके ये 3 इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों ही चीज़ें आपको मिलेंगी सॉइल में। क्योंकि हमारा सॉलिड वेस्ट अगर फॉर्म करता है सॉइल के फॉर्म में, तो अगर उससे रिलेट करेंगे तो ये चीज़ें वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलिए तो पहले बात कर लेते हैं स्टिफनेस क्या होता है। तो कह रहा है द शियर स्ट्रेंथ एंड द स्टिफनेस प्रॉपर्टी ऑफ द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इवेल्युएटेड थ्रू द लार्ज स्केल ट्राइएक्सियल टेस्ट अंडर द ड्रेन कंडीशन। देखो बेटा ये जो चीज़ है
ये जब आप सॉइल में एक चैप्टर आता है कॉम्पैक्शन का, सॉइल में एक चैप्टर होता है कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन। मैं आपको यहाँ पे इसलिए मैं इस टेस्ट को पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे ये पूरा का पूरा टेस्ट मुझे बताना है भी डिफाइन करके क्या होता है। अब यहाँ पे बस ये जान लीजिए वर्क कैसे होता है, इसमें करते क्या है। तो देखो इसमें क्या करते हैं कि जो आपका लार्ज स्केल में जो ट्राइएक्सियल टेस्टिंग अंडर द ड्रेन्ड कंडीशन, एक देखो बेटा ट्राइएक्सियल टेस्ट में क्या होता है, एक हम सिलिंड्रिकल फॉर्म लेते हैं जिसमें ब्लेड लगी होती है, उससे हम क्या करते हैं जहाँ पे सॉइल हमें टेस्ट करनी होती है हम वहाँ पे उसको मतलब डिग कर दे, मतलब उसको दबा देते हैं और दबा के वहाँ की जो सॉइल होती है उस सिलेंडर के अंदर आ जाती है कट करके और उसे निकाल देते हैं। ठीक है, ये आपके सरफेस में भी होती है अंडरग्राउंड भी होती है, मतलब नीचे जाकर। ड्रेन्ड कंडीशन ये होती है कि जब आपका पानी पूरा का पूरा क्या हो गया हो, निकल गया हो। जैसे आपने वॉशिंग मशीन देखे होंगे ना, उसमें ड्रेन्ड लिखा होता है, ड्रेन कर देना, तो ड्रेन का मतलब पानी निकाल दे, मतलब उस सॉइल में बिल्कुल भी पानी अब नहीं रहेगा उस कंडीशन में। अनड्रेन मतलब नहीं निकाला, मतलब मॉइस्चर है उसमें। तो ये जो ट्राइएक्सियल टेस्ट होता है बेटा, ये आपका कंपैक्शन और कंसोलिडेशन चैप्टर में होता है। अगर मैं आपको थोड़ा अगर फिगर ड्रा करने की बात करूं कि अगर थोड़ा सा बस इमेजिनेशन कराऊं कि कैसा होता है, तो बिल्कुल ऐसा होता है बेटा, ऐसा यहाँ पे ऐसे करके ये लगा होता है। तो यहाँ से ये जाता है पूरा जाके सॉइल के अंदर चला जाता है। उसके बाद ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे ये जो चीज़ मैं आपको डार्क कर रहा हूँ, ये सॉइल या आपका सॉलिड वेस्ट के फॉर्म में निकाल लेता है या सॉलिड वेस्ट के फॉर्म में। और इस सॉलिड वेस्ट को फिर हम मेजर करके काउंट करके फिर स्टिफनेस को उसको पता लगाते हैं, उसके लिए अलग से भी काफ़ी टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको बड़ा बड़ा ये समझना है कि जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट में जो स्टिफनेस कंसीडर करने के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, तो ट्राइएक्सियल टेस्ट का यूज करते हैं। किस कंडीशन में यूज करते हैं, ड्रेन्ड कंडीशन में यूज करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद डाटा बेस इज रिलेटेड टू शियर स्ट्रेंथ, इसी में बात कर रहे हैं शियर स्ट्रेंथ। देखो दोनों प्रॉपर्टी सेम होती हैं, शियर स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस प्रॉपर्टी ऑफ द एमएसडब्ल्यू म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड फॉर लैंडफिल साइट्स कहाँ पे यूज होती हैं, ज़्यादातर लैंडफिल साइट्स। क्योंकि बेटा अगर हम ये जान लेते हैं कि सॉइल की कितनी शियर स्ट्रेंथ है, कितनी स्टिफनेस है, तो हम उसी अनुसार हमारा जो सॉलिड वेस्ट है हम वहाँ पर उतनी हिसाब से उस सॉलिड वेस्ट को क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं। मान लीजिए आपने सॉलिड वेस्ट डाला, उसके बाद कॉम्पैक्शन मशीन से कॉम्पैक्ट कर रहा हो और मान लो उसकी शियर स्ट्रेंथ सॉइल की कम है, तो पता लगे आपने कॉम्पैक्ट ज्यादा कर दिया धोखे से और वह सॉइल पूरी ढह गई। तो ढह गई तो क्या हुआ, हम जहाँ पे एरिया मेथड या ट्रेंच मेथड के द्वारा उसको दबाने की कोशिश कर रहे थे, पता लगे वो बह जा रहा है, क्योंकि आपने क्या कर दिया, उसमें आपने टेस्ट पहले किया ही नहीं सॉइल का कि उसकी स्टिफनेस कितनी है, उसका शियर स्ट्रेंथ कितनी है, कितना वो सहन कर सकता है, कितना वो शियर सहन कर सकता है, मतलब रह सकता है कि इतना कॉम्पैक्ट लगने के बाद हमारी सॉइल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर अगर आपने ये कंसीडर नहीं किया, आपने सॉलिड वेस्ट डाला और उसे कॉम्पैक्ट मशीन के द्वारा अगर कॉम्पैक्ट किया और सॉइल के शियर स्ट्रेंथ उसके कॉम्पैक्शन से कम हुई, स्टेपनेस उसकी कम हुई, तो वो क्या होगा, पूरा का पूरा लैंड फेल हो जाएगा, वो लैंड स्लाइड हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग ये यूज करते हैं। हेंस द लार्ज स्केल ऑफ ट्राइएक्सियल, इसीलिए हम वहाँ पे सबसे बेस्ट, क्योंकि ट्राइएक्सियल टेस्ट जो होता है वो सबसे बेस्ट टेस्ट होता है। ठीक है, इसकी वीडियो अलग से दे दूंगा 5 मिनट की, जिसमें ट्राइएक्सियल टेस्ट का पूरा एक्सपेरिमेंट बता दूंगा। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। Hence the large scale of triaxate was carried out to evaluate these property of contribute the understanding the municipal solid waste property। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ट्राई एक्सियल टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, जिसके कारण हम क्या पता कर लेते हैं, उसका शियर स्ट्रेंथ पता कर लेते हैं और स्टिफनेस पता कर लेते हैं। ठीक है, फॉर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को लैंडफिल करने के लिए। ठीक है, देखिए इतना आसान नहीं है, हम सोचते हैं हम गए कूड़े को डाल दिया दबा दिया, देखिए उसके लिए कितनी चीज़ें हमें ज़रूरी होती हैं, ये सब इंजीनियर ही और मोस्टली जिसको ये नॉलेजेबल होता है। उसके बाद जो थर्ड टर्म आता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी आपके बना है कंप्रेशन से, कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, दबाना सॉइल में। अब म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट लैंडफिल इज यूज्ड टू फाउंडेशन फॉर अ कंस्ट्रक्शन साइट, द चेंज इन द लोडिंग कंडीशन मे कॉज द कंसिडरेबल एंड कंप्रेशन ऑफ द लैंडफिल। तो मीन्स कहने का उसका मतलब ये है कि जब भी हम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को लैंडफिल करते हैं, तब हम फाउंडेशन जब बना रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, जब हम फाउंडेशन बना रहे होते हैं या जब कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, तब हम इस टर्म का यूज करते हैं। एंड चेंज द लोडिंग कंडीशन, कि हमें कहाँ पे कितना लोडिंग देनी है, कितना लोड हमें प्रोवाइड करना है, मतलब हमने यहाँ पे बनाया तो हमें यहाँ पे आखिरकार कितना हमें सॉलिड वेस्ट रखना है, जिससे कि हमारी जो सॉइल है वो कंप्रेस हो जाए या ज़्यादा कंप्रेशन ना हो या कंप्रेसिबिलिटी उसकी बनी रहे।
The main cause of considerable of compression of landfills, therefore the reinforcement to compensate for the loose compression nature of a municipal solid waste landfill। अगर ऐसा करते हैं इसके कारण ही हम जो रेनफोर्समेंट होता है एक टर्म्स होता है जो कंपनसेट कर सकता है कि लूज कंप्रेशन नेचर एमएसडब्ल्यू लैंडफिल मतलब म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट लैंडफिल इज वेरी इंपॉर्टेंट डिजाइन फैक्टर फॉर जियो, अभी मैं आपको पूरा बता दूंगा, जियो टेक्निकल इंजीनियर्स इन कंसीडरिंग इंड यूज ऑफ द लैंडफिल। अब भैया इसको हिंदी में पूरा अच्छे से समझ लो, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हम अपना म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को लैंडफिल एरिया में ले जाते हैं, लैंडफिल को जब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, चाहे वो एरिया मेथड के लिए हो चाहे वो ट्रेंच मेथड के लिए हो, तो दोनों में ही जब हम लोग उस कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें से जो हमारे एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो कंप्रेशन होता है कि हमारी जो सॉइल है उसका कितना कैपेबिलिटी है कि वो चीज़ों को कंप्रेस करने के बावजूद उसको स्टेबल बनाए रहे, क्योंकि यही कंप्रेसिबिलिटी कंपैक्शन को डिफाइन करती है। क्योंकि जब भी हम सॉइल में आपका मटेरियल डालते हैं उसे हम कॉम्पैक्ट करते हैं 75%, तो ऐसा ना हो कि हम कॉम्पैक्शन कर रहे हैं और पता लगे हमारी सॉइल की ही कंप्रेसिबिलिटी उसके कंपैक्शन से कम हो जाए और हमारी सॉइल क्या हो जाए, ढह जाए या फॉल हो जाए, फेल हो जाए, तो फेल हो जाए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस डिजाइन पैरामीटर को बनाते हैं। अब वो डिजाइन पैरामीटर कैसे होता है कि मान लो कि ये सॉइल है, एक मिनट मैं आपको समझाना चाहता हूँ थोड़ा फिगर से। मान लो आपने ये सॉइल है, इस सॉइल के ऊपर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आपको अपना सॉलिड वेस्ट क्या करना है, कॉम्पैक्ट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, सॉइल के आसपास क्या करेंगे, एक सॉलिड क्या करें, कंक्रीट रेनफोर्समेंट दे देंगे, कंक्रीट दे देंगे या ऐसे कंक्रीट दे देंगे। जिससे क्या होगा कि अगर आप इसे कॉम्पैक्ट करते हैं और हमारे सॉइल की अगर कंप्रेसिबिलिटी कम है तो ये चीज क्या करेगी, उसके कंप्रेसिबिलिटी को मैनेज करेगी। उसके बाद ये जो हमारा सॉलिड वेस्ट होगा उसे हम क्या करेंगे, कंप्रेस कर देंगे। और जैसे ही सॉलिड वेस्ट को हम कंप्रेस करेंगे और अगर बाई चांस हमारा अगर सॉइल फेल हो रहा होगा तो ये जो हमारा रेनफोर्समेंट हम यहाँ पे जो दे रहे हैं बाई यूजिंग, अगर ये हम रेनफोर्समेंट जो दे रहे हैं, जो कि मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ में, ये जो हम यहाँ पे रेनफोर्समेंट दे रहे हैं ऐसे प्रोवाइड कर दे रहे हैं या वॉल्स प्रोवाइड कराए दे रहे हैं या रिटेनिंग वॉल प्रोवाइड कराए दे रहे हैं, रिटेनिंग वॉल, तो क्या होता है ये सब हमारे क्या करेंगे, कंप्रेसिबिलिटी को मैनेज कर लेंगे। रिटेनिंग वॉल बिल्कुल ऐसे होता है, बिल्कुल सिंपल सा, जैसे आपने देखा होगा ऐसे करके बना होता है, जैसे कि कोई सॉइल है ऐसे स्लाइड में है, तो हम लोग यहाँ पे एक ऐसा करके एक रेनफोर्समेंट वॉल बना देते हैं जो हमारे क्या करता है, कंप्रेशन को सहन कर सकते हैं, जिससे हमारी सॉइल क्या नहीं होती, ढल। तो यही चीज़ हमको किस में यूज करते हैं, जब हम सॉलिड वेस्ट भी बना सॉलिड वेस्ट के लिए लैंडफिल प्रोसेस करते हैं तब भी हम ये चीज़ को ड्रा करते हैं। इसे रिटेनिंग वॉल बोलते हैं, जो हमारे उसके लिए बैक फ्लेयर के लिए फ्लेयर होता है, बैक फ्लेयर और फॉरवर्ड फ्लेयर, सीयर फ्लेयर बैक फ्लेयर, जो कि सीयर स्टैंड सीयर फ्लेयर। सीयर फ्लेयर कैसा होता है, मान लो ये पूरी सॉइल है, सॉइल यहाँ से ऐसे और पता लगे यहाँ से कट गई और सॉइल पूरी कहाँ आ गई, नीचे आ गई। तो इस एयर फेल्योर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, रिटेनिंग वॉल प्रोवाइड करा देते हैं यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, जैसे अगर यहाँ से मान लीजिए यहाँ से फेल्योर होगा, यहाँ से अगर सीयर, यहाँ से अगर फेल्योर होगा सीयर फेल्योर, तो वो क्या होगा, बच जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा मैंने फिगर ऐड किया है। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल, ये टॉपिक में आपको ये डिसाइड करें। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल डिपेंड करती है दो चीज़ों पे, कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन। कॉम्पैक्शन में क्या क्या होता है, कॉम्पैक्शन में इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है ड्यू टू एक्सपल्जन ऑफ पोर एयर। जैसे ही पोर से जो हमारे सॉइल या हमारे सॉलिड स्पोर्ट्स में जो सॉइल के बीच में जो पोर्स होते हैं उससे जैसे एयर चली जाती है तैसे ही हमारी बॉडी क्या हो जाती है, पूरी कॉम्पैक्ट। देखो कॉम्पैक्शन का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है कि जो हमारे पोर्स में एयर फिल होती है या वाटर फिल होता है उसे निकाल देना है, दैट इज कॉल्ड द कॉम्पैक्शन। बट अगर कंसोलिडेशन की बात की जाए तो कंसोलिडेशन थोड़ा डिफरेंट होता है। कंसोलिडेशन में दो प्रकार के कंसोलिडेशन होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो कंसोलिडेशन होता है उसमें टाइम डिपेंडेंट होता है ड्यू टू एक्सपेल्शन ऑफ पोर वाटर प्रेशर। टाइम डिपेंडेंट का मतलब होता है कि टाइम पे डिपेंड करेगा, जैसे ही पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा, एक्सपेल्शन हो जाएगा, जैसे ही पूरा पानी या पूरा एयर निकल जाएगा उससे, तो ऐसे क्या हो जाएगा, प्राइमरी कंसोलिडेशन होता है। ये जो कंसोलिडेशन प्रोसेस ना ईयरली ईयरली चलता है, साल साल चलता रहता है, 10 साल 20 साल, ये कोई आज का प्रोसेस नहीं है। सेकेंडरी कंसोलिडेशन, इसमें क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट होता है, ठीक है, वेरी स्लो, टेक ईयर, देखो यहाँ पे लिखा ना साफ साफ, ये तो ठीक है ये जल्दी हो जाएगा, मगर ये जो सेकेंडरी कंसोलिडेशन इसी में होता है,
मान लो ये सॉइल है, इसी में दोनों चीजें होंगी। मान लो सॉइल अभी ऐसी है, जब प्राइमरी कंसोलिडेशन हुआ तो सॉइल इतनी हो गई। अब उसके बाद ना जब सेकेंडरी होगा तो पता नहीं कितने ईयर चले, 10 ईयर चले, 20 ईयर चले, कितने ईयर चले, कोई मैटर नहीं कर रहा, धीरे धीरे होगा। तो इसमें क्या होगा, ड्यू टू प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट एंड सॉइल मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या होगा, प्लास्टिसिटी के कारण धीरे धीरे सॉइल क्या होगा, रीएडजस्टमेंट होगा, कंसोलिडेशन होता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज इसमें है। तो आपको इसमें बस ये याद रखना कि कॉम्पैक्शन ये हमारे लिए यूज है, क्योंकि हम सॉलिड वेस्ट की बात करें तो कॉम्पैक्शन है। तो आपसे पूछे कि कॉम्पैक्शन क्या होता है, जनरली टर्म पूछ सकता है, क्योंकि हम इसी के अंदर पढ़ रहे हैं। तो कह सकते हैं इट इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस ड्यू टू द एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर। मतलब जैसे आपका मान लीजिए ये है आपका सॉइल, इससे जैसे ये जो एयर यहाँ पे मैं पिन कर रहा हूँ, ये जो एयर आपकी निकल जाए तो समझ लीजिए कॉम्पैक्शन हो गई। ठीक है, ये चीज। उसके बाद शियर स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ देखो मैंने आपको बताया था, देखो ये देखो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी, जैसे ऐसे लैंड थी, मतलब पूरी ऐसे रही होगी, ठीक है ऐसे, और उसके बाद क्या होगी, स्लाइड हो गए, शियर फेल्योर हो गया, यही शियर फेल्योर है। अब देखो ये देखो यहाँ पे जैसे आपने रोड बनाई, रोड ये आपकी क्या हो गई, ढह गई। अगर इसी रोड रोड बनाने के बाद इतना, अगर यहाँ पे ये रिटर्निंग वॉल टाइप की अगर प्रोवाइड करा देते तो ये फिर ढहती नहीं, क्योंकि ये इसको क्या कर देती, इसके फेल्योर को रोक लेती। ठीक है, ये चीज़ है, थोड़ा फिगर दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये शियर फेल्योर हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे ये शियर फेल्योर हुआ, शियर फेल्योर। ओके, क्लियर हो गया टॉपिक। चलिए, मुझे अच्छे से यकीन है बेटा कि मैं काफ़ी अच्छी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आए। अगर आप लोग को ये लेक्चर समझ में आता है तो ज़रूर बेटा कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर किया करिए, इससे हमें मोटिवेशन, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में कर रहा हूँ, मैं सही मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे और इम्प्रूवमेंट करने का अच्छा लगता है। और आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे मैं उतना ही और अच्छा मेहनत करके आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है बेटा आपकी, ये सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है, फाइनली लास्ट एंड लास्ट टॉपिक, बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द सॉलिड वेस्ट। ज़्यादा नहीं है, एक पेज का है। एनी वेस्ट इज कैपेबल टू अंडर गोइंग एनारोबिक एंड एरोबिक डिकम्पोजिशन। एनारोबिक का मतलब सर बेटा बिना ऑक्सीजन के, एरोबिक एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन के साथ, डिकम्पोजिशन मतलब जो बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोजिशन होता है या फंगी के फॉर्म में। ठीक है, वो सब। तो सच एज अ फूड, गार्डन वेस्ट, फूड वेस्ट हो गया, गार्डन वेस्ट हो गया, पेपर वेस्ट हो गया, कार्डबोर्ड वेस्ट हो गया। अब जो इसमें सॉलिड वेस्ट हो गए तो बता दिया, अब कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, किस प्रकार के वेस्ट। तो बेटा ये एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा, कितने प्रकार के होते हैं ये नहीं पूछा जाएगा, कौन कौन से होते हैं ये पूछा जाएगा। तो जैसे पहले से आता है, फूड वेस्ट आ सकता है, ह्यूमन वेस्ट आ सकता है, पेपर वेस्ट आता है, मेन्योर खाद आ जाती है, सीवेज जो आपके घरों से नालियों से निकलता है वे आ जाता है। उसके बाद हॉस्पिटल वेस्ट आ जाता है कंसीडर, सीवेज स्लज आ जाता है जो आपका टैंक वगैरह से निकलता है स्लज, हुए आपका, उसके बाद स्लटर हाउस वेस्ट आ जाता है। तो ये सब वेस्ट किस में आ जाते हैं, आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। उसके बाद इसमें एक पॉइंट और दिए देखिए, और कोई पॉइंट है इसमें, नहीं है। तो बस बहुत ही सिंपल सा बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट इतना ही होता है। इसमें दोनों प्रकार के हो सकते हैं, एनारोबिक और एरोबिक, दोनों प्रकार के डिकम्पोजिशन हो सकते हैं। एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन नहीं है, एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, या ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है एनारोबिक। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए एक फिगर ऐड कर दिया, देखिए बायोडिग्रेडेबल में आपको एक पॉइंट बताना चाहूँगा, जब भी कोई चीज़ बायोडिग्रेडेबल से डिकम्पोज होती है तो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें कैरी होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सच एज क्या कह रहा है इसमें, ये तीन चीज़ें आप याद रखेंगे बेटा, बैक्टीरिया, एंजाइम या फंगी, इन तीन फॉर्म में होती है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंपोज होता है वो तीन फॉर्म में होता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा बेटा, और ये यूनिट आपकी खत्म होती है, यूनिट 2 कंप्लीट, यूनिट 2 कंप्लीट होती है। और कल है हमारा क्या, कल है संडे, और संडे के दिन होगी, मैं नाइट में या मॉर्निंग में आपको टाइमिंग बता, संडे के दिन होगा लाइव टेस्ट। इस लाइव टेस्ट में आपके यूनिट सेकेंड से और यूनिट फर्स्ट दोनों से ही रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। देखो हम किसी भी यूनिट को छोड़ के नहीं चलेंगे, ताकि जब हम लास्ट का पेपर बनाए तो ऐसा लगे नहीं हमें सब कुछ तैयार है, ताकि आपका कुछ भी ना छूटे। इसलिए हम कोशिश यही करेंगे कि आपकी यूनिट लेके चलें। इसलिए संडे जो लाइव टेस्ट होगा वो आपका यूनिट फर्स्ट और सेकेंड का होगा। और एक बात, कल हम पेपर फर्स्ट का भी लेंगे टेस्ट,
भले हुए 1.5 आवर का ही हो, तो पेपर फर्स्ट से रिलेटेड भी टेस्ट होगा, उसका भी आपको लाइव टाइम पता चल जाएगा किस समय वो लाइव होगा, जिस समय वो टेस्ट लिया जाएगा। पहले आपका होगा आपका पेपर 2 का, फिर पेपर फर्स्ट का होगा। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए, मैं आपके साथ जुड़ा हूँ और मैं लास्ट तक जुड़ा रहूंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। साथ ही साथ मैं बिहार पीएससी से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स है वो आपको मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ें, जिससे आपको ज़्यादातर न्यूज जल्दी मिल सके और आप उस पर स्टडी जल्दी स्टार्ट कर सके। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद, भारत माता की जय।